नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आपको पता है, हम अभी नवीनतम विधियां पढ़ रहे हैं संस्कृत की, और उसके अंतर्गत हमने लगभग 7 विधियां पढ़ ली हैं। और आज की अपनी विधि है 8वीं, जिसका नाम है संप्रेषण आधारित शिक्षण। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपनी राय, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज की अपनी विधि है संप्रेषण आधारित शिक्षण। तो इस शिक्षण के द्वारा संभाषण कौशल की योग्यता आती है। ये जो अपना शिक्षण है, ये विधि है, इसके द्वारा संभाषण कौशल यानी कि वार्तालाप करने की, एक दूसरे से अपने शब्द, अपने विचारों को संप्रेषण करने की योग्यता जो है इस विधि के माध्यम से आती है। इसके शिक्षण के लिए संप्रेषण विधि उपयुक्त होती है। इस विधि में वाक्य रचना के लिए व्याकरण नियमों को गौण करके भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस विधि में जो वाक्य रचना करते हैं, तो वाक्य रचना करने के लिए जो व्याकरण के नियम होते हैं, उन नियमों को अधिक प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उन नियमों को गौण करके भाषा के जो शिक्षण सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। अगला अपना बिंदु आता है कि भाषा अध्ययनशीलों में संप्रेषण शक्ति का विकास ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। जो भाषा का अध्ययन करते हैं, तो भाषा अध्ययनशीलों में संप्रेषण शक्ति का विकास ही इसका एक प्रमुख ध्येय है। संप्रेषण शक्ति के विकास में संभाषण का अत्यधिक महत्व, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई संप्रेषण करते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो उसके लिए भाषण का तो प्रयोग होता ही है, तो उसका अत्यधिक महत्व है। यानी जिस व्यक्ति को भाषण कौशल आता है, वह अन्य 3 कौशल स्वभाव से ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को भाषण करना आता है, उसको तीनों कौशल, यानी कि इसके बाद के जो 3 कौशल हैं, वो स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त हो जाते हैं। भाषण कौशल में से 4 कौशल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कितने होते हैं? 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिसको भाषण कौशल आ जाता है, उसको अन्य ये जो 3 कौशल है वो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा इस विधि के अनुसार मानना है। अगला इसका बिंदु है संप्रेषण आधारित शिक्षण की सफलता के लिए प्रयोग योग्य विधियां। यानी कि संप्रेषण आधारित जो शिक्षण है, उस शिक्षण की सफलता के लिए कौन कौन सी विधियां योग्य है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले है संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन करना चाहिए। तो इसकी सफलता के लिए, संप्रेषण की सफलता के लिए संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन करवाना चाहिए, और नूतन स्पर्धा का आयोजन भी करवाना चाहिए। तीसरा अपना बिंदु आता है अभिनय प्रशिक्षण का आयोजन। चौथा है संप्रेषण क्रीड़ा का आयोजन। आगे है मौखिक अभ्यास और संगणक का प्रयोग। तो इनका प्रयोग करने से क्या होगा कि संप्रेषण की जो शिक्षण की सफलता है वो इसके माध्यम से आ जाएगी। अगला अपनी विधि आती है अभिक्रमित अधिगम उपागम, जो अब इसकी महत्वपूर्ण विधि है संस्कृत शिक्षण की। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका पहला बिंदु है शिक्षण प्रक्रिया में छात्र शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला इसका बिंदु है छात्र क्रिया बिना अध्यापक द्वारा की गई सभी विधि विफल होती है। यानी कि छात्र क्रिया के बिना जो अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करता है, अगर उस प्रयास के अनुसार छात्र वापस उस अध्यापक को फीडबैक या उसको प्रत्युत्तर नहीं देता है, तो छात्र द्वारा की गई अध्यापक द्वारा की गई प्रत्येक उसकी जो कोशिशें हैं वो विफल हो जाती है, प्रत्येक विधि उसकी विफल हो जाती है। प्रति छात्र ध्यान देने हेतु इस नवीनतम विधि का आविष्कार हुआ है। प्रत्येक छात्र पर ध्यान देने के लिए जो अपनी विधि है अभिक्रमित अधिगम उपागम, इसका आविष्कार हुआ है। इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं ज्ञान अर्जन करने में समर्थ होता है। ये इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस विधि के माध्यम से छात्र स्वयं ही ज्ञान अर्जन करने में समर्थ होता है। किस विधि के माध्यम से? अभिक्रमित अधिगम उपागम के माध्यम से छात्र स्वयं ही ज्ञान अर्जित कर सकता है। इस विधि के माध्यम से B.F. स्किनर ने कहा है इसके बारे में कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण और अधिगम का विज्ञान है। किसने कहा है? B.F. स्किनर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण और अधिगम का विज्ञान है। तो ये परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे है
अभिक्रमित अधिगम के दो भेद हैं। कितने हैं? दो भेद हैं अभिक्रमित अधिगम के। पहला है इसका रेखीय अभिक्रम। कौन सा है? रेखीय अभिक्रम। रेखीय अभिक्रम को हम अन्य नाम से जान सकते हैं, जिसके अन्य नाम है श्रृंखला अभिक्रम या बाह्य अनुदेशन। साथियों, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो रेखीय अभिक्रम है उसके अन्य किस नाम है या अन्य क्या नाम है, अन्य उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब है श्रृंखला अभिक्रम या फिर बाह्य अनुदेशन। देखिए, रेखीय क्रम में पदों का अध्ययन करके लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। रेखीय क्रम में पदों का अध्ययन करके लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, ये अपने रेखीय अभिक्रम। और उसके बाद दूसरा जो इसका भेद है अभिक्रमित अधिगम का, वो है शाखीय अभिक्रम। इसके अंदर क्या होता है कि छात्र को पढ़ने के लिए कुछ तथ्य देते हैं, उसके पश्चात प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि छात्र को पहले पढ़ने के लिए कुछ सामग्री उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्र उत्तर प्रस्तुत करता है और उत्तर गलत होने पर निदानात्मक शिक्षण के लिए पुनः कुछ तथ्य पढ़ने को देते हैं। अगर छात्र के उत्तरों में त्रुटि होती है, उसके उत्तर गलत होते हैं, तो निदानात्मक शिक्षण के लिए पुनः कुछ तथ्य पढ़ने के लिए उस छात्र को दिए जाते हैं ताकि उसकी गलती में सुधार हो सके। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।